हेलो एवरीवन, पूनम दिस साइड। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और सब अपना अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। पार्ट 7 तक हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर लिया था। अभी हम पार्ट 8 कर रहे हैं। देखो, ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रख रहे, उसका सिर्फ एक रीज़न है कि अगर ज़्यादा बड़ी क्लासेस होंगी तो आपको रिवीजन करने में ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हम नॉर्मल 10 से 12 मिनट की 15 मिनट की क्लास रख रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए कवर अप और माइंड के ऊपर ज़्यादा उस चीज़ का प्रेशर ना हो। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं और हमारा माइंड ये सोचता है कि थोड़ा है तो हम जल्दी ग्रैब करने का ट्राई करते हैं। और ये अगर ये सोच लेते हैं कि 4 घंटे की क्लास है, हमसे नहीं होगी, तो माइंड पहले से ही अब स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देता है कि ज़्यादा है। इस वजह से हम थोड़ी छोटी छोटी क्लासेस रख रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अर्लर फॉर्मूला है जो हमने लास्ट क्लास में भी कर लिया था। अब मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो बता देती हूँ। एक ये क्वेश्चन आ सकता है, अर्लर फॉर्मूला से रिलेटेड आ सकता है। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस से आ सकता है, कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी आ सकती है। और इसमें से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमें पता हो कि हमें क्या इसमें से आएगा और क्या नहीं आएगा। सो मेनली अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अर्लर फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, अर्लर फंक्शंस में क्या होगा, या अर्लर फॉर्मूला कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं जिसे। पोलर फॉर्म हमने पढ़ी हुई थी। पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपको दिख रहा होगा क्या होती है? z होता है वो आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम ई की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं तो ये जो पोलर फॉर्म होती है इसी की बन जाती है अर्लर फॉर्म। ठीक है, जो ये पोलर फॉर्म है इसी की हम अर्लर फॉर्म बना लेते हैं। और हम उससे अपना जो क्वेश्चन होता है उसमें ये पूछ लेता है कि हाँ भी ये एक्सपोनेंशियल होगा कि नहीं होगा, तो हम उसमें डायरेक्ट बता देते हैं कि हाँ ये एक्सपोनेंशियल होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन जाता है कि हाँ भाई जो जेड की पावर है वो आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक अर्लर फॉर्म बन जाती है पोलर फॉर्म की। अब है डी मोवरे थ्योरम। ये क्या बोलती है? जो हमने पढ़ा है उसकी अगर जनरलाइज्ड फॉर्म हो जाती है, जो अर्लर फॉर्मूला है उसकी अगर हमें पोलर फॉर्म से अगर हम अर्लर फॉर्म बना लेते हैं और अगर पोलर फॉर्म को ही अगर हम जनरलाइज कर देते हैं, जैसे हमने +1 +2 में पढ़ा है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हम k+1 के लिए प्रूव कर देते थे और k के लिए हम ट्रू एज्यूम कर लेते थे। अगर k+1 के लिए ही प्रूव हो गया है तो k के लिए तो होगा ही होगा, क्योंकि जो चीज़ जनरलाइज्ड वे में n+1 तक जा रही है तो वो n का तो होगी ही होगी। तो वहाँ पे पोलर फॉर्म को वहीं से डी मोवरे थ्योरम का जनरेट हुई है। क्या हुई है कि अगर पोलर फॉर्म को अर्लर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दें या फिर उसको जनरलाइज फॉर्म n के लिए अगर प्रूव कर सकते हैं हम वो चीज़, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये चीज़ सही है। मतलब z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो z की पावर n इज इक्वल टू आर की पावर n कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अगर हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि ये इसकी क्या बन गई है, डी मोवरे थ्योरम बन गई है, क्योंकि हम जनरलाइज उसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो अगला रिजल्ट है वो क्या बोल रहा है? अगला रिजल्ट बोल रहा है कि हमें अगर हमारे पास ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, अगर ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, अगर इनकी जनरल फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो वो चीज़ आ रखी है यहाँ पे कि z इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो ये क्या हो जाता है? कोस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। तो सब की जो पावर्स हैं एंगल्स की, उनको सब का एडिशन हो जाता है। मतलब सब एंगल हैं वो एडिशन में आ जाएंगे। कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू कितना, थीटा n तक पहुंच रहा है। ऐसे ही आयोटा साइन थीटा n थीटा 2 और थीटा 3 अप टू ये सारा का सारा कहाँ तक पहुंच रहा है? थीटा n तक पहुंच रहा है ना। तो ये यहाँ पे हो गया। अब जो आगे है वो आगे में क्या है? आगे में ये है कि अगर हम z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, अगर इसकी डी मोवरे थ्योरम के ही अगर हम अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे n के लिए प्रूव किया था, यहाँ पे हम k के लिए एज्यूम करते हैं। तो थीटा के अंदर हमेशा हमें पता है कि ये एक क्या बनाता है, 2 पाई टाइम्स ऑफ एंगल बनाता है ना। देखो, क्योंकि देखो ये एक हमारा सर्कल है, एज्यूम कर रहे हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट हुए और हम यहाँ पे पहुँचे, तो ये हमारा 90 हो गया। ये अब यहाँ से यहाँ तक 90 था, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया और कंप्लीट आने के बाद 360 हो गया। तो ये पूरा रोटेट कर दिया ना हमने।
तो रोटेट कर दिया तो इसका मतलब ये 2 पाई टाइम्स हो गया, 2 पाई टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब 2 पाई ऑफ के टाइम्स प्लस एन थीटा अपॉन में ए प्लस आयोटा साइन 2 के पाई प्लस एन थीटा अपॉन में एन, जहाँ पे के है वो है 0 1 2 अप टू n माइनस 1 तक। ठीक है, ये देखो 0 के है वो की वैल्यू है हमेशा n माइनस 1 तक रहेगी। मतलब अगर n की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है तो हम इसको बोलेंगे कि जो k की वैल्यू आएगी वो 3 माइनस 1 तक जाएगी, इसका मतलब 2 तक जाएगी। जैसे अगला यही क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हमारे पास इसको z इज इक्वल टू 1 है तो हम क्या करेंगे, हम डी मोरे थ्योरम का यूज़ करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि इसके जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो 1 बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो z का क्यूब है वो उसके जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें पहले से ऑलरेडी पता है क्या होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनता है ना, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अभी हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको जनरलाइज करेंगे कि जो z की पावर है वो k3 ऑफ k टाइम्स और r की पावर 3 ऑफ k टाइम्स, तो कोस ऑफ क्या बनेगा ये, एक सेकेंड देखो, कोस ऑफ 2 पाई ऑफ k टाइम्स प्लस एन थीटा। अब n की जगह पे 3 है लेकिन थीटा क्या है 0, कैसे बनेगा, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा आएगा। अब ये अगर ये 1 कब बन सकता है, ये चीज़ 1 कब बन सकती है, सोचो आप इस चीज़ को कि ये जो चीज़ है ये 1 कब बन सकती है, कि जब कोस वाला जो एंगल होगा वो 0 हो जाए और आयोटा साइन वाला आयोटा के साथ में कुछ चीज़ आए नहीं। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है जब कोस वाली चीज़ तो 0 बन जाए, क्योंकि कोस 0 होता है 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन ऑफ 0, क्योंकि साइन ऑफ 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 इंटू समथिंग कुछ भी आए, यहाँ पे आयोटा है तो वो 0 बना देगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू बची, वो क्या बच गई कि z है वो 1 ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ऐसे अब हम सब में वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे कि k की वैल्यू 0 1 और 2 है ना, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे जो अगर n की वैल्यू है तो n की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो k की जो वैल्यू है वो 0 1 2 पर सेटिस्फाई हो रही है, k की वैल्यू 0 1 2 ही रहेगी। तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं, क्या निकालेंगे कि जो k की वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं तो r वाली चीज़ तो सेम रह जाएगी, कोस ऑफ 2k पाई प्लस ऑफ एन थीटा अपॉन में n था ना, प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k पाई प्लस एन थीटा अपॉन में 3 n था, जो n की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया और k की जगह पे n की जगह पे 3 पुट कर दिया, थीटा की जगह पे 0 पुट कर दिया। अब यहाँ पे k की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, तो इसमें 0 पुट करेंगे, 0 इंटू 2 पाई करेंगे तो भी 0 बन जाएगा, 0 प्लस 0 अपॉन में 3, तो ये 0 प्लस आयोटा साइड में भी सेम एंगल रहेगा क्योंकि वही सेम चीज़ थी, यहाँ पे भी 2 पाई इंटू 0 हो जाएगा k की वैल्यू प्लस 0। ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 0 आ गया है ना, क्योंकि कोस थीटा की जगह पे आ गया 0, तो ये 1 k की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। अगर k की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 1। अब k की जगह पे 2 पुट करेंगे, देखो यहाँ पे इसमें k की जगह पे 2 पुट करो, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू पाई, यानी 4 पाई प्लस 0 अपॉन में 3, तो 4 पाई प्लस 0 कुछ ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क आएगा नहीं, तो 4 पाई अपॉन में 3 आ गया। सॉरी, पहले k की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू 1 इंटू पाई, तो 2 पाई अपॉन में 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई अपॉन में 3, k की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो कोस ऑफ 4 पाई अपॉन में 3 प्लस आयोटा 4 पाई अपॉन में 3। अब हमें ये पता है कि 2 पाई बाई 3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, जो 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या बनती है, 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन में 2। ऐसे ही साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या बनती है, √3 अपॉन में 2 इंटू आयोटा, जो कि ओमेगा की वैल्यू होती है। ऐसे ही 4 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ 1 बाई 2, और साइन ऑफ 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3 अपॉन में 2। ठीक है, सॉरी कॉल आ गया था एक बार बीच में। तो जो यहाँ पे कोस 4 पाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आती है, कोस 4 पाई अपॉन में 3 की वैल्यू आ रही है हमारे पास
-1/2 और साइन 4π/3 की वैल्यू आ रही है वो -√3/2 आयटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया कि जो हम वैल्यूज़ ले रहे हैं कि z=1 अगर हम उसका क्यूब कर रहे हैं तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन रहा है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। ऐसे ही अब है आगे जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है तो वो क्या होगा, तो हमेशा ये बनता है एरिया 1/2 ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 अपॉन में y3। ऐसे ये कॉलम में डिफाइन करेंगे। देखो ये होती है रोज़, अगर हॉरिजेंटल है तो रोज़ बोलेंगे, लेकिन अगर वर्टिकल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं ना। ये आपको ये सब ने पता है कि अगर हॉरिजेंटल होगा तो हम उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये जो एक्सिस होता है इसको क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये जो चीज़ होती है ये होता है हमारा एक्स और वाई एक्सिस, है ना, एक्स और ये होती है वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है वो क्या बनाती है हमारे से, ये बनाती है हॉरिजेंटल। इसको ऐसे लर्न करने का जो तरीका है वो क्या है कि अगर ये लेटा हुआ है तो इसका मतलब वो हॉरिजेंटल है, और अगर खड़ा है तो वो है वर्टिकल। ठीक है, लर्न करने के कंसेप्ट है। एक्स एक्सिस को हॉरिजेंटल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं वो बताना आप, क्योंकि एक्स एक्सिस का नाम एब्सिसा भी होता है और वाई एक्सिस का नाम ऑर्डिनेट भी होता है। और कोऑर्डिनेट किसको क्या बनते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताना कि इस चीज़ को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो जो भी हॉरिजेंटल कॉलम्स में जो नंबर्स आएंगे, जो फर्स्ट जो Z1 बनेगा नंबर वो क्या बनेगा, Z1 बनेगा x1 प्लस आयोटा ऑफ y1, है ना। ऐसे ही जो Z2 बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि जो Z है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं उसको कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको लिख सकते हैं x प्लस ऑफ आयोटा ऑफ y। ठीक है, थोड़ा सा ना इसमें दिक्कत आ रही है, मैंने अभी स्टार्ट किया है इसके ऊपर काम करना। अभी हम नोटपैड लेंगे तो आगे अच्छे से होंगी क्लासेस वगैरह। ठीक है, तो Z1 है वो उसको क्या लिखेंगे x1, तो Z1 को हम लिख सकते हैं x1 प्लस ऑफ आयोटा ऑफ y1। ऐसे ही अगर Z2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं x2 प्लस ऑफ आयोटा टाइम्स ऑफ y2। तो ये आप देख लेना। अब 1/2 ऑफ, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद में x1 x2 और x3 ये कॉलम में, y1 y2 y3 ये भी कॉलम में, सेकंड कॉलम में, और 1 1 1 इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अगर बाय चांस इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बोलेंगे कि जो वो Z1 Z2 और Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर थे वो कोलिनियर नंबर थे। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रही है, सेकेंड प्रॉपर्टी इसी से आई हुई है कि जब ये एरिया 0 आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, जो 3 गिवन पॉइंट्स थे ये कोलिनियर पॉइंट्स थे। तो इसको यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है लिखना चाहो या नहीं लिखना चाहो, क्योंकि वो 1/2 होगा ना। तो यहाँ पे अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये 1/2 है, तो अगर ये 1/2 है तो 1/2 है तो ये यहाँ पे चला जाएगा ये 2 वाली चीज़, और 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, यहाँ पे कोई भी चीज़ आएगी तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमेशा 0 ही बन जाएगी, है ना। तो आपको ये पता ही है। तो अगर ये इस एरिया की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बोल देते हैं कि ये कोलिनियर है। ठीक है, अभी जो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि Z माइनस ऑफ Z0 का मॉडुलस वो K आ रहा है, तो इसका सेंटर क्या है, Z0 है। ठीक है, और जो रेडियस है वो क्या बन रही है, वो K बन रही है। तो ये जो पॉइंट होता है ये हमेशा उसका सेंटर बनता है, और जो ये K है ये इसकी हमेशा क्या बनती है, रेडियस बनती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो Z माइनस ऑफ आयोटा है, तो ये आयोटा क्या बन रहा है, इसका सेंटर बन रहा है ना। आयोटा बन गया इसका सेंटर, और जो ये 2 है ये क्या बन रही है, इसकी रेडियस बन रही है। अब आयोटा सेंटर आ गया तो आयोटा का कैसे लिख सकते हैं, हमें जो नंबर लिखना होता है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना होता है, और हमारे पास है एक सिंपल आयोटा। तो यहाँ से कंपेयर करोगे, यहाँ पे इसको 0 प्लस इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है और b की वैल्यू आ रही है 1, क्योंकि आयोटा इंटू समथिंग कुछ नहीं है तो 1 है, और आयोटा इंटू b है तो b की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है।
समझ में आ गया होगा। यहाँ से कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। DSSS आपकी सिर्फ नॉलेज चेक करता है और आपकी एक्यूरेसी कितनी बन रही है। ऐसे ही Z-3 है। अब इसमें आप खुद सोचो कि जो ये है, ये चीज़ है, ये क्या बनेगी, ये चीज़ है, ये क्या बनेगी, इसका सेंटर बनेगी, तो 3 सेंटर बन गया। और ये हमेशा Z-Z0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो सेंटर बन जाएगा -3, ठीक है। अगर ये चीज़ यहाँ पे प्लस है तो सेंटर बन जाता है -3, और अगर ये चीज़ यहाँ पे -3 है तो सेंटर है 3, क्योंकि हमेशा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, Z-Z0 का मॉडुलस, ठीक है। और जहाँ पे Z0 है रिप्रेजेंट करता है सेंटर को, और हमेशा इसका मॉडुलस ही होना चाहिए। और ये चीज़ है, ये क्या बनेगी, ये चीज़ बनेगी रेडियस, तो 1 रेडियस है और सेंटर 3 है। अब हमें पता है कि अगर ये चीज़ है 3 रेडियस है तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। और ये हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, A + आयोटा B के। अब यहाँ पे A की वैल्यू है 3 और आयोटा इंटू 0 है, तो B की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो B की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो ऐसे पूछ सकता है A और B जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वो क्या बनेंगे, तो A की वैल्यू 3 आएगी और B की वैल्यू आएगी 0। तो अगर हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म करते हैं कि अगर Z-Z1 कोई पॉइंट है, अगर वो Z-Z2 के इक्वल ही आ रहा है मॉडुलस, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी की सारी क्लास। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मेक श्योर कीजिए कि कमेंट में बताएं, और हम उस चीज़ को डिस्कस करके आपकी मैं पूरी हेल्प कर पाऊँ। देखो, इसमें फिर से मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पोलर फॉर्म से हमें कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म या अर्लर फॉर्म बना सकते हैं, वो अर्लर फॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो क्या होता है, जनरलाइज्ड कैसे लिखते हैं उसका नाम क्या होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जनरलाइज्ड लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डी मोवरे थ्योरम बोलते हैं। Z³ ऑफ यूनिटी होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस ऑफ √3/2 आएगा। तो ये हमेशा देखो, यहाँ पे ओमेगा है तो यहाँ पे प्लस है, और ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर में -1/2 प्लस √3/आयोटा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ओमेगा में एक चीज़ प्लस है, माइनस है और फिर प्लस है, और ओमेगा स्क्वायर में दोनों नेगेटिव हैं। फिर उसके बाद से क्वेश्चन बन सकता है कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल से बन सकता है, और कोलिनियर अगर हो जाए तो इन दोनों से 110% है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में और स्टैंडर्ड में जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या कैसे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने बता दिया आपको, कि अगर दोनों सेम होंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अपने सभी फ्रेंड्स को अगर जो भी DSSS के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको बताना ज़रूर कि ऐसे ऐसे चैनल है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।